नमस्कार प्यारे बच्चों। तो चलिए उससे आगे देखते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली का वर्णन हमने आपको करवा दिया था, ठीक है, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो उसके आगे आज हम देखते हैं कोशिका भित्ति का वर्णन देखेंगे, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। ठीक है, आज का सेशन जो है वो क्या रहेगा, दूसरा कोशिकांग है। ये चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था, मतलब कोशिकांग नंबर 1 पढ़ लिया था। अब देखेंगे आगे क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसे बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसे कोशिका की दीवार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दीवार का मतलब होता है जो आपको सुरक्षा प्रदान करे और आपको मजबूत बनाए, ठीक है, आपकी रक्षा करे, इसीलिए इसे सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये कोशिका की रक्षा भी करेगी, सुरक्षा भी करेगी और उसे मजबूत भी बनाएगी। तो अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति पहले तो ये लिखिए कि ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इतनी बार नोट हो गई। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि ये बनी किसकी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होता है कि पादप कोशिका जिसकी बनी होती है उसे हम सेलुलोज बोलते हैं। वृक्ष के पत्तियों में और तनों में ये सेलुलोज पाया जाता है। ये सेलुलोज जो है ये हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, वैसे ही एक प्रकार की शर्करा है जो डाइसेकेराइड में जाती है। मतलब इसे हम डाइसेकेराइड में बोल सकते हैं या फिर पॉलीसेकेराइड में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर सकते। इसका पाचन केवल जीव जंतु कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 6000 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ये मात्रा से ज़्यादा है, और ये मात्रा से इतनी ज़्यादा है कि ये मतलब हम सहन ही नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते, इसीलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। दूसरा, ये कार्य क्या करती है, तो ये एक तो आकार प्रदान करती है, आकार भी देती है, ठीक है। आकार देगी वृक्षों को, पेड़ पौधों को आकार भी देगी, क्योंकि अगर वृक्ष की जो छाल होती है ऊपर से जो हम छील देते हैं उसे ही हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर वो नहीं होगी तो उसका कोई आकार होगा? नहीं होगा। दूसरा, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। आंधी, तूफान, बारिश, ओले, सुरक्षा और उनकी रक्षा भी करती है। धूप, कंकड़, मिट्टी सबसे रक्षा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और आकार भी प्रदान करती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट क्या है कि कोशिका भित्ति हमने आपको बताया ये जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है, आकार, सुरक्षा एवं रक्षा प्रदान करती है। दूसरा, इसे कोशिका की दीवार भी कहते हैं। कोशिका की दीवार भी कहते हैं, कहेंगे कि नहीं? कोशिका की दीवार भी कहते हैं। सर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मजबूती प्रदान करती है, कहते हैं। कारण क्या है? कारण लिखेंगे तो लिखेंगे मजबूती। किसकी मजबूती? कोशिका की। ये कोशिका को इतना मजबूत बना देती है, इसीलिए इसे हम कोशिका की दीवार भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। अब ये कोशिका भित्ति होती क्या है, तो कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली होती है उस पर एक दोहरी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक है। कोशिका भित्ति में जो हमें इतना ही पढ़ना है, लगभग ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि इससे बाहर आ ही नहीं सकता पेपर में। और कोशिका भित्ति में जो सेलुलोज होता है वो 6000 किलो कैलोरी होता है। इसका हम पाचन नहीं कर सकते, लेकिन हमें कभी कभी जब वो क्या नाम, एक बुखार होता है जिसका नाम होता है डेंगू, उसमें जब क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग होते हैं वो हमें पपीते के पत्ते का जूस बोल देते हैं। अब पपीते के पत्ते का जूस नहीं पीना चाहिए, ये बात अब आप हमारी माने अन्यथा ना माने, डॉक्टर से परामर्श ले लें, क्योंकि पपीते के पत्ते में सबसे ज़्यादा सेलुलोज होती है जिसका पाचन हम नहीं कर सकते, जिससे हमें इन्फेक्शन फैल सकता है और हमें कुछ आगे के लिए हानिकारक संकेत मिल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इतनी समझ के चलिए उससे आगे समझ कि हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है, मोहब्बत की अधूरी कहानी देखी है, और घर से भागना तो सोच समझ कर भागना मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने कटघरे में बदलती हुई हर रानी देखी है, ठीक है। इसीलिए आराम से सोच समझ के ये कदम उठाइएगा, क्योंकि इसके बाद ये कदम आपको कुछ गलत भी साबित हो सकता है। तो तीसरा कोशिकांग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। अब देखो, माइटो मतलब धागा और कॉन्ड्रिया मतलब कण, सूत्र मतलब धागा और कणिका मतलब कण, अर्थात ये इसका मतलब क्या होगा कि सूत्र मतलब धागा, अभी हम लिख दे रहे हैं, सूत्र मतलब धागा और कणिका मतलब कण, ये अर्थ हो गया। इधर देखेंगे तो माइटो मतलब धागा
और कणिका कंडिया मतलब कण। तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर एक धागे जैसी संरचना बनती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहते हैं। इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना बनेगी जिसे हम क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। ये वाली ये संरचना बनेगी। ठीक है, चित्र आंखें मीच के बना दीजिए आप बायोलॉजी में, तभी आपका भला होगा। ये इसके अंदर एक संरचना होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका नाम लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गई क्रिस्टी। क्या हो गई? क्रिस्टी हो गई। ठीक है, ये क्रिस्टी हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो अब समझिए ध्यान से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी अगर खोज पूछी जाए सबसे पहले, तो खोज किसी और ने की थी। खोज इसकी अल्टमान ने की थी। किसने की थी? अल्टमान ने खोज की थी। ठीक है, अल्टमान ने की थी। और उसके बाद में इसका नाम जो दिया था वो दिया था बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इतना याद रखना। थी अल्टमान ने की थी, लेकिन बेंडा ने इसका नाम दिया था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है? तो ये शरीर का ऊर्जा गृह कहलाती है। क्या कहलाती है? शरीर का ऊर्जा गृह कहलाती है। क्या कहलाती है? शरीर का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहलाती है। क्या कहलाती है? पावर हाउस। अब ये पावर हाउस कैसे कहलाती है, ये तरीका आप समझ लो ध्यान से, उसके बाद में आप आगे कुछ भी करना। ठीक है, देखिए जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान हम सांस लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। तो जैसे हम सांस लेंगे, सांस के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन सीधे मुख गुआ या नाक के छिद्रों से अंदर जाएगी फेफड़ों में। फेफड़े चिल्लाकर कहेंगे पूरी बॉडी से कि ऑक्सीजन आ गई है, किसी को चाहिए? तो पूरा शरीर कहेगा ना चाहिए। तो वो कहेगा ठीक है, तो फिर हम वापस भेज रहे हैं। तो कोशिका कहेगी रुको 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 रुको, हमें चाहिए। तो फेफड़े कहेंगे कि ले जाओ। तो कोशिका कहेगी ले कैसे जाएं, हम लेने नहीं आ सकते, आप दे दो। तो फेफड़े कहेंगे रहने दो। फेफड़े कहेंगे हम देने नहीं आते हैं किसी को। तो कोशिका कहेगी हम लेने आ नहीं सकते। तो फेफड़े कहेंगे हम देने जा नहीं सकते। अब हो गया लोचा। अब लोचा ये हो गया कि जब फेफड़े देने जा नहीं सकते, माइटोकॉन्ड्रिया लेने आ नहीं सकती, तो ऑक्सीजन जाएगी कैसे? तो फिर कोशिका कहेगी रुको मैं कुछ करती हूँ। तो कोशिका कहेगी ब्लड से कि ऐसा करो, आप तो शरीर के प्रत्येक अंग में जाते हो, आप मेरे लिए फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जा दो। ब्लड कहेगा ठीक है मैं ले आऊँगा, लेकिन ब्लड कहेगा एक लोचा है। क्या है सर? लोचा ये है कि मैं ऑक्सीजन को पहचानता ही नहीं हूँ कि ऑक्सीजन है कैसी। तो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। वो कहेगा आप मुझे ले चलो, मैं कोशिका को पहचानता हूँ, मैं पहचान लूँगा ऑक्सीजन को, मैं बता दूंगा कौन सी ऑक्सीजन है। तो वो ब्लड हीमोग्लोबिन को लेके जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड में ही होता है। तो ब्लड जैसे ही फेफड़ों के गेट पे पहुंचेगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो बता देगा ये वाली कोशिका ऐसे पकड़ लो। अब हीमोग्लोबिन जब होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेमी होता है। वो ऑक्सीजन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा देखता है, वो नहीं आई क्योंकि वो उसका प्रेमी होता है। अब जब वो मिल जाती है तो वो उसके सामने ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इसीलिए जब हम कहीं धुआं देख लेते हैं या सिगरेट वगैरह या कोई गांजा वगैरह पीता है तो उसके सामने बैठते हैं तो हम भले ही नौटंकी करें ची, लेकिन अंदर से ऐसा क्यों लगता है हमें कि ये धुआं अच्छा लाओ एक बार और ले लें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन प्रेमी होता है, वो उसे पसंद करता है। इसीलिए हमें दोबारा ऐसा लगता है, महसूस होता है कि लाओ इसका हम थोड़ा सा और शोषण कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होता है। ठीक है, तो जैसे ब्लड जाएगा और हीमोग्लोबिन पहचानेगा तो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा और जाएगा कोशिका को दे देगा। अब कोशिका को देने के बाद कोशिका उसे माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगी और माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ये क्रिस्टी चलाएगी। क्रिस्टी का मतलब होता है जैसे आपने गन्ने का कोलू देखा है, कोलू में गन्ना लगाते हैं तो कोलू घूमता है, तो गन्ना पिर जाता है और गन्ना पिरने पर उसमें से जूस निकलता है। वैसे ही इस क्रिस्टी के अंदर ऑक्सीजन पिरेगी, तो ऑक्सीजन पिरने पर, ऑक्सीजन जब पिर जाएगी तो ऑक्सीजन पिरने पर हमें 38 ATP प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 38 ATP प्राप्त होंगे। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति कर देता है, पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो 38 ATP बनेंगे और वो 38 ATP मिलकर के 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। कितने ग्राम? 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। और बच्चों, प्यारे बच्चों, 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें 4.2 यानी कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमें पूरे दिन के लिए लगभग 2500 यानी कि 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है, जो हमें एक बार के ग्लूकोज से मात्र केवल 4.2 यानी कि 4.2 किलो प्राप्त होती है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहलाती है। यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ऊर्जा गृह कहलाती है। अभी ऊर्जा गृह किस तरीके से कहलाएगी, जरा प्रोसेस समझो। सबसे पहले श्वसन के बाद में क्या होगा? श्वसन के बाद में होगा क्रिस्टी।
क्रिस्टी चलेगा। क्रिस्टी के बाद में क्या बनेगा 38 ATP, 38 ATP, 38 ATP से ग्लूकोज, 38 ATP से 1 ग्राम ग्लूकोज बनेगा। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से ऊर्जा हमारे शरीर की पावर हाउस कहलाती है। तो किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल इतना ही पढ़ना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक श्वसन होता है। क्या होता है? आंतरिक श्वसन। जो प्रोसेस हमने बताई है, प्रोसेस आपको हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में फिर से पढ़नी है डीपली, तब आपको बताएंगे कि ये आंतरिक श्वसन इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? आंतरिक श्वसन होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें इतना ही पढ़ना है कि खोज अल्टमाइन ने की थी, बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए, देखते रहिए और आगे हम समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए।